हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम डिफेंस एकेडमी। मैं हूं प्रियंका चौधरी, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम टॉपिक ले रहे हैं थर्ड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर रासायनिक संयोजन के नियम। काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इक्वेशंस हैं, तो अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपको एंड तक सारा कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो मेरी हिदायत रहेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कंसेप्ट देखें और ये सेशन एंड तक बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा कंटेंट कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम पहले तो नियम पढ़ लेंगे जितने भी हैं। टोटल आप देख सकते हैं 6 नियम है, सब में हल्का हल्का सा फ़र्क है। इक्वेशंस आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, कुछ में ग्राफ्स वगैरह आएंगे, तो उसको अच्छे से स्टडी करेंगे हम। उसके बाद में आ जाएंगे गैसियस लॉज, जो कि टोटल है 4, ये 6 थे, ये 4 है, और लास्ट में कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बोला टोटल 6 नियम हैं। तो एक बार मैं बस इसको स्पेल आउट कर देती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये तीनों सुनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसके जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट एक बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है जो हम कैरी आउट करेंगे सेशन के साथ साथ में। फिर है कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये वाला जो लॉ है, ये और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों एक्चुअली सेम टू सेम है। बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हम गैसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ले रहे हैं, और इसमें हम सॉलिड्स की बात करेंगे, और इसको गे-लुसैक्स लॉ भी बोलते हैं। और लास्ट में आ जाएगा एवोगैड्रोज लॉ, जो कि आपने सुना होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.10⁻, वो वाला। चलिए वन बाय वन इन लॉज को ले लेते हैं, डायग्राम्स के साथ समझेंगे, बहुत क्लियरली आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहना चाहता है ये लॉ? सबसे पहले कि किसने दिया है, एंटोइन लेवोइज़ियर, क्योंकि जनरली कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप कर देते हैं कि ये लॉ किसने दिया, तो फिर हम उस समय कंसेप्ट में रह जाते हैं और फिर वो छोटा सा क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स है, मैंने आई हैव मेड श्योर कि सारे पॉइंट्स में इंक्लूड करने की कोशिश करूँ। तो एंटोइन लेवोइज़ियर ने ये लॉ दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है, पदार्थ, दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि जो पदार्थ है उसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ये जो लॉ है वो ये चीज बोलता है। इन एन एक्सपेरिमेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंटली बोले या एग्जाम्पल के थ्रू बोले तो इसको हम जनरली बोलते हैं कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो जो भी इक्वेशन होती है, हमें पता है ये जो इक्वेशंस जो भी होती हैं, इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो दोनों का मास क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये हमारा एरो है इक्वेशन के लिए, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। LHS शुड बी इक्वल टू RHS, इतना सा हमको ध्यान रखना है। एक और इसमें एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है कि 12 ग्राम कार्बन को जब हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये हमें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब देखिए 12 प्लस 32 44 ही होता है, तो लेफ्ट साइड में भी 44 ग्राम्स और राइट साइड में भी 44 ग्राम्स, दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये देखिए इसकी एक सीमा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसकी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि इट डज़ नॉट होल्ड गुड। ये कौन से रिएक्शंस के लिए अप्लाई नहीं होता है? तो ये फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, जो भी ये रेडियो एक्टिविटी से जो भी रिएक्शंस सिमिलर होते हैं, फिजन, फ्यूजन, उसमें ये काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इन रिएक्शंस में क्या होता है, आप लोगों ने ये इक्वेशन पक्का सुनी होगी, E इज इक्वल टू MC², राइट। आइंस्टीन की बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। तो
इन रिएक्शंस में क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, LHS RHS के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो कुछ अमाउंट जो उसका है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो मैटर किस में चेंज हो रहा है, मैटर जो पदार्थ है हमारा, मैटर इज एक्चुअली चेंजिंग इनटू एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी में चेंज हो जाएगा तो इसका जो अमाउंट है, जो इसका मास है, वो कम हो जाएगा, राइट। तो LHS में अगर सपोज कीजिए 45 है, तो RHS में हो सकता है कि ये 44 ही रहे। वो जो 1 यूनिट है, वो हो सकता है एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो। तो इसीलिए ये वाले रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता है, ये लिमिटेशन है। और क्यों नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये मिक्स, हाँ, हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, वही यही सेम चीज़ है। अगर 1 + 2 को मिक्स करूँगी तो मेरे को 3 मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो 67 ही आ रहा है, और मिक्स करने के बाद भी 67 ही रह रहा है। तो सिंपल, आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत ही आसान सा ही नियम है ये, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कांस्टेंट या फिर इसकी जगह पे कभी कभी लिख देते हैं डेफिनेट, है ना। कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका क्या इसको दिया किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया, सिंपल साइंटिस्ट का नाम है। ये नियम हमको क्या बताता है कि कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स को जब हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तब कंपाउंड बनता है। अब वो मिक्स भी कैसे करेंगे, डेफिनेट रेशियो में मिक्स करना इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका जो अनुपात है वो फिक्स होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड में चेंज होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है H2O का, तो H2O में हमने यहाँ पे मास को लिया है, तो H2O, H का 1 होता है, 2 है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2:16, जिसको हम 1:8 भी बोल सकते हैं। तो ये जो H2O का जो रेशियो है, अनुपात 1:8, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, यही हमेशा रहेगा, चाहे यहाँ पर H2O चाहे कहीं और पर हो, ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है। अगर मुझे NO बनाना है तो मुझे N 14 है, ऑक्सीजन 16 है, इसी रेशियो में मुझे इसको लेना पड़ेगा। NO2 इसका जो रेशियो है, मुझे इसी रेशियो में लूँगी तभी मेरे को NO2 मिलेगा। तो डेफिनेट या फिर फिक्स प्रोपोर्शन, मैं कुछ एकदम एक फिक्स अनुपात का जो एलिमेंट है वो लूँगी तभी मुझे एक कंपाउंड मिलेगा। बस ये रूल इतना ही कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे कंफ्यूजिंग चीज़ें आएंगी। देखिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन था, उसमें सिर्फ हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा था, जैसे H और O को मैंने मिक्स किया तो H2O बना। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, जॉन डाल्टन ने दिया था ये। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक एक चीज़ समझते हैं। व्हेन 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन, जब इनको कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। अब इनसे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड अगर बन रहे हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है। तो 2 और मोर कंपाउंड्स, देन इन 2 कंपाउंड्स the weight of the one of element which combine with the fixed weight of the other bear a simple whole number ratio। थोड़ा सा शायद कंफ्यूज आप हो गए होंगे, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझाती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब इसमें फिक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये फिक्स है। ऑक्सीजन जो है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने 3 ग्राम कार्बन लिया और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मिक्स किया तो 7 ग्राम मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों को प्लस कर दिया 7। यहाँ पर एक कार्बन है लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो अगर एक ऑक्सीजन 4 है तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे 8। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे को मिल गया 11। तो ये इसको रेशियो में लिख दिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका अनुपात लेना है CO2 और CO का। तो CO2 का क्या था,
हाँ ये 8 है, हाँ ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, इसमें भी ऊपर ऑक्सीजन है, यहाँ पे नीचे कार्बन है, तो 8/3 ये CO2 के लिए है, और CO के लिए क्या है 4/3, ये बड़ा वाला डिवीजन ऐसे हमने डाल दिया। अब इसको मुझे अगर वापस से अच्छे से, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा, 8/3, अब ये जो है जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8, नहीं 3/4, सॉरी 4 है यहाँ पे। ये है 3 ऊपर नीचे 4, ये आ जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, ये 2 और ये 1, तो ये क्या बन गया 2:1। तो ये क्या है, एक होल नंबर रेशियो है। होल नंबर होता है 1 से लगाकर इनफाइनाइट, 1 2 3 4, बीच में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो होल नंबर रेशियो मिल गया 2:1। तो ये जो मल्टीपल प्रपोर्शन है, मल्टीपल मतलब कि दो चीज़ों से दो से अधिक कंपाउंड बन रहे हैं, दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं बट उससे दो से अधिक कंपाउंड अगर बन रहे हैं, तो जब हम उसका अनुपात लेंगे, उसका रेशियो लेंगे, तो वो एक फिक्स डेफिनेट होल नंबर होगा। ये वो नियम बोलता है। तीसरा नियम जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसको भी समझेंगे। इसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स एक्चुअली लेने की कोशिश की है, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बोल रहा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इससे पहले वाला था मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें और उस वाले में क्या अंतर है वो बताती हूँ। ये तो रिक्टर ने दिया था। इस लॉ में क्या, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट्स, ये इसका दूसरा कॉमन नाम है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ये भी, मतलब ये तीनों नाम एक ही लॉ के लिए हैं। तो अगर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था, मल्टीपल पढ़ा था और रेसिप्रोकल। इक्विवेलेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, नाम है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये इसका डेफिनेशन है, बट ये अगर मैं रीड आउट करूंगी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। आप अपने हिसाब से इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं सीधा एग्जाम्पल पे जंप करूंगी ताकि मैं आपको क्लियरली ये चीज़ समझा सकूं। इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। इससे पहले वाले में हम 2 ले रहे थे और उसमें दो एलिमेंट्स लेके हम 2 कंपाउंड्स बना रहे थे। यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स लेंगे और 3 अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। और इसमें भी क्या होगा, जब हम इसका अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, एक फिक्स होल नंबर रेशियो आएगा। इजी, देखते हैं। सल्फर और हाइड्रोजन, इन दोनों को मिक्स किया तो मुझे H2S मिला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो H2O, एंड सल्फर और ऑक्सीजन को किया तो SO2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात लेंगे, फिर उसके अनुपात से इसके अनुपात को वैरी करें, मतलब इसके अनुपात से उसको कंपेयर करेंगे और फिर फाइनली हमको एक होल नंबर मिलेगा। देखते हैं। देखिए ये H2S है और ये SO2। मैं पहले इसको और इसको ले रही हूँ, ठीक है। H2S में 2, ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया। सल्फर का होता है 32, तो 2:32 हो गया। इसको मैं और कटिंग करूंगी तो 1:16 मिल जाएगा मुझे। SO2 देखते हैं। सल्फर का होता है मास 32, ऑक्सीजन का होता है 16, पर क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 × 2 32, 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा रेशियो, 1:1। अब इसको ज़रा मैं, हाँ, तो 1/6, ये 1:16 है, 1/16, 1:1 है, 1/1। इसका जब मैं रेशियो लूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, एक होल नंबर ही मिल रहा है, 1:16। तो ये दोनों तो हो गए, इन दोनों का रेशियो मुझे क्या मिल गया, 1:16। अब मेरा H2O बचा है। अब H2O का भी देख लेते हैं। H2 कितना है, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 16, कटिंग कर देंगे, मेरे को मिल जाएगा 1:8। इसका ऑलरेडी 1:16 आया हुआ है, तो 1/16, 1:8 चाहे 8:1 एक ही बात है, 8/1। तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी 1/2, या फिर इसको आप 1:2 भी लिख सकते हैं, या इसको 2:1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं सब में क्या आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है, कहीं पे भी पॉइंट वाला नंबर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 2 एग्जाम्पल्स और हैं, एक बार वर्कआउट कर लेते हैं। ये वाला तो मैंने एक्चुअली आपके लिए दिया है, ये वाला ऑलमोस्ट ये तो डन ही है। देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। कार्बन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑलरेडी इसमें सब कुछ मेंशन है। कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन इज 32। ये वाला ले लेते हैं, 32:32, तो ये तो कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा। और ये 12, हाँ, इसको कर देंगे 6, ये आ जाएगा 16 के आसपास।
ये आ जाएगा 3 and 8। तो इसका रेशियो अपन के लगभग आ रहा है 3:8 के आसपास आ रहा है। ये वाला क्या है, CS2। अब इन दोनों का जो मैंने रेशियो लिया ये, इसको अब मैं इसके साथ करूँगी, ठीक है। CS2, C is 12:64। क्या हम इसको 12/64 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कटिंग करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये वापस हो जाएगा 6, 3, 2, ये हो जाएगा 3, ये वापस से 16। तो ये भी क्या आ रहा है, ये 3/8 आया, 3/16। इसको मैं उल्टा लिखूंगी तो ये इजीली कट हो जाएगा। 3/8 लिख लेती हूँ इंटू 16/3 लिख देती हूँ। 3 से 3 कट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये क्या आ गया 2/1, या इसको मैं 2:1 भी बोलूँगी। आप देख रहे हैं सब कटिंग होके फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है 2:1, एक होल नंबर रेशियो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को कर रही हूँ। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। सारे वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं, आपको बस उनको कट करना है जब तक आप उसको कट कर सकते हो, और फाइनली आपको एक रेशियो मिल जाएगा होल नंबर वाला। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लगाकर इनफाइनाइट। इसमें देख लेते हैं, ये वैसे होमवर्क है आपका, आप इसको अपने हिसाब से अपने कॉपी पे भी कर सकते हैं, बट मैं कर देती हूँ। कार्बन है 12:, हाइड्रोजन 4 है तो 4। इसको और कटिंग करूंगी तो क्या हो जाएगा 3:1। एक तो ये रेशियो हो गया। इसका हो जाएगा 12:, ऑक्सीजन होता है 16, 16 × 2 32। इसको और मैं कटिंग करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 6:16। इसको और कटिंग करूंगी 3:8। ये मेरा हो जाएगा 3:8। हाइड्रोजन और H2O, इसका हो जाएगा 2:16, जिसको मैं 1:8 भी लिख सकती हूँ। पहले किसको लूँ, इसको और इसको ले लेती हूँ, है ना। CH4 और CO2 को ले लेती हूँ। तो CH4 है मेरा 3:1, इसको मैं किससे कर रही हूँ 3:8 या फिर 8:3 भी कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, पीछे बचा 8/1, ये आ गया। फिर मैं ले लेती हूँ H2O का 1:8, 1/8, 8 से 8 कैंसिल, पीछे बचा 1, ये मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। अब मैं एक बार आपको ज़रा नट शेल में तीनों रूल समझा देती हूँ, ताकि कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। देखिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, तीनों प्रोपोर्शंस वाले बता रही हूँ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, दो एलिमेंट्स को जोड़ेंगे एक फिक्स रेशियो में तो हमको एक कंपाउंड मिलेगा, दैट्स इट। एक ही कंपाउंड इसमें हमको मिलता है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें भी हम दो एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें हमको एक कंपाउंड ना मिलके कितने मिलते हैं, दो कंपाउंड्स मिलते हैं, और उन दोनों का रेशियो क्या होता है, एक होल नंबर होता है। तीसरा और हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स रेसिप्रोकल, इसमें 3 एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट होल नंबर आएगा। ठीक है, ये थे हमारे 3 लॉज। 5वें पे बढ़ते हैं। 5वां है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इट इज़ सिमिलर टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो अभी हमने लॉ पढ़ा था ना डेफिनेट प्रोपोर्शन का, सेम वही लॉ है, बस ये वॉल्यूम के लिए है, ये मास के सॉलिड के लिए था। ठीक है, इसमें क्या है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं ले रही हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले रही हूँ, तो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर मिल रहा है। तो 2:1:2 ये जो मेरा रेशियो आ रहा है, ये क्या है, एक होल नंबर रेशियो है, दैट्स इट। और ये लॉ किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ गैसेस के लिए होता है। ये आप देख सकते हो, गैस गैस गैस। वहाँ पे हम कार्बन ले रहे थे, कार्बन गैस नहीं है ना, वो सॉलिड में आ जाता है। तो जब भी हम गैस की बात करते हैं तो हम कंबाइनिंग वॉल्यूम की बात करते हैं, और बात सेम ही करते हैं, रेशियो जो है वो होल नंबर ही रहेगा। ये किसने दिया था, गे लुसैक ने दिया था, इसलिए इस लॉ का नाम भी गे लुसैक लॉ भी बोलेंगे। अगर गे लुसैक लॉ आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंबाइनिंग वॉल्यूम ही गे लुसैक्स लॉ है। ओके, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स है एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग रिएक्शन बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इनका अनुपात एक सिंपल होल नंबर रेशियो का होगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि जब भी हम गैसेस की बात करते हैं, हम हमेशा प्रेशर या टेम्परेचर
को फिक्स रखेंगे, एक को तो फिक्स रखना ही रखना है, कांस्टेंट रहता ही रहता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी अगर चेंज हो जाएगा तो इसमें भी चेंज आ सकता है, इसीलिए हमें इन क्वांटिटीज़ को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। आगे हम और गैसेस के लॉज जब पढ़ेंगे तब आपको इसकी अहमियत अच्छे से पता चलेगी। एवोगैड्रोस लॉ, ये हमारा लास्ट लॉ है जो भी हमने 6 पढ़े उसमें से। ये तो बहुत ही इजी नियम है। एवोगैड्रो ने दिया था, क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सेम, हाँ क्योंकि ये गैसेस के लिए है तो इसमें ताप और दाब दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी गैसेस होती हैं, ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये, ठीक है, इसमें मैं हाँ ये एक वॉल्यूम मैंने ले रखा है, इसमें मैं कोई भी गैस डालूंगी, अगर समान वॉल्यूम है तो सारे गैसेस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एन, ये एन ए बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर है जो कि है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हमें कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल लेंगे, ये अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ मैटर है 1 मोल, तो किसी भी चीज़ का 1 मोल अगर हम लेंगे तो उसमें हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स उपस्थित होंगे। ये है एवोगैड्रो कांस्टेंट। इफ अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज। यहाँ पर कुछ देखिए, कुछ डायग्राम बना है, वॉल्यूम है 22.4 लीटर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल मैंने लिया है और वॉल्यूम मेरा इतना है। अगर मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए ये है हमारा प्रेशर, ये और यहाँ पे भी प्रेशर, ये दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे। अगर प्रेशर ऊपर नीचे किया तो बदलाव आ सकता है, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या रखना है, सेम रखना है। तो प्रेशर हमारा क्या है, सेम है यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जा रहा है, डबल हो रहा है, जस्ट वॉल्यूम क्या हो रहा है, जस्ट डबल, तो हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, जस्ट डबल। यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे 2 मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, जस्ट डबल। इसको अगर अपन ग्राफिकली देखें एवोगैड्रो लॉ को, तो ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, इसलिए लीनियर स्ट्रेट हमको ग्राफ इसमें दिखने को मिलेगा। n नंबर ऑफ मोल्स, n बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, n घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। अब इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो इस लॉ को हमने कैसे कैसे, एक ये एग्जाम्पल तो देखा ही देखा है, ग्राफ से भी देख लिया और इक्वेशन से भी पता कर लिया, और ये इसको हमको कांस्टेंट रखना है। ये नंबर होता है, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। कोई भी चीज़ का अगर 1 मोल लोगे उसमें इतने मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, चाहे कार्बन लो, चाहे ऑक्सीजन लो, चाहे हाइड्रोजन लो, ये फिक्स है। हाफ वे देयर, यहाँ पर हमारे लेक्चर का सेंटर पॉइंट आता है। हमने लेक्चर का 1 पार्ट खत्म कर दिया, अब हम लेक्चर का 2nd पार्ट लेंगे। सबसे मेन जो था वो तो हमने क्लियर कर लिया, आगे थोड़ा इजी ही है। गैशियस लॉज, टोटल 4 तरह के गैशियस लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन, ये लास्ट में पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा। चारों लॉज को एक एक करके बात करते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स कभी कभार पूछ जाते हैं कि ये चीज़ जो है ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ फॉलो कर रहा है या चार्ल्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो वो हमको पर्टिकुलरली याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या याद रखना है कि जो प्रेशर है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ये जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी कंटेनर में प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम तो कम होगा ही, तो एकदम सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये चीज़ बोलता है। फिर इस चीज़ को, अब ये मुझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हम k बोल देंगे, और अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये PV हो जाएगा, PV इज इक्वल टू k। अब मैं इसको P1V1 इज इक्वल टू P2V2 भी लिख सकती हूँ, राइट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, PV इज इक्वल टू k एंड P1V1 इज इक्वल टू P2V2।
ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। अगर आप एक को याद रखें तो बाकी सब आप जनरेट खुद कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जो दाब है वो आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और फिर कांस्टेंट वगैरह हम ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्योंकि हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर रह गया, तो टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर हमको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसको अगर हमें ग्राफिकली बताना है तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम देखो कितना कम है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो प्रेशर कितना हो गया, इतना कम हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ इसका खिंचता है। P1 V1 मैंने बता दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ये डायग्राम देख लो, ये कंटेनर है, यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज 1 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम आधा हो गया। प्रेशर 100 है, यहाँ पे प्रेशर डबल हो गया। इतनी सी बात है। तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ। इसके अब कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सिरिंज। सिरिंज जिसको आप इंजेक्शन भी बोलते हो। तो इंजेक्शन जब हम उसको ऐसे, उसकी जो लिड है जब उसको खींचते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, या जो भी जिस भी लिक्विड में हम डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेसिकली क्या होता है मैं इसको ऐसे करके, ये ऐसे है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा पोर्शन है जिसके अंदर लिक्विड फिल होगा, ठीक है। अब मैं इस पिस्टन से इसको पीछे की तरफ पुल करूँगी, खींचूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, राइट। मैं इसको खींचूंगी तो ये जो है ये अंदर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक बार मैं बना ही देती हूँ। ये देखिए, अब ये वॉल्यूम बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर यहाँ पर प्रेशर कम है और मुझे पता है कि वातावरण में प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या टेंडेंसी होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की टेंडेंसी होती है। हाई प्रेशर से हम कहाँ जाते हैं, लो में। तो क्योंकि यहाँ पर हाई है, यहाँ पे लो है, तो बाहर में जो भी चीज़ होगी, चाहे हवा हो चाहे लिक्विड हो, वो क्या करेगी, अंदर आने की कोशिश करेगी। इसीलिए जब हम उसका सिरिंज का जो पीछे का लिड है वो जब पिस्टन को जब खींचते हैं तो पानी अंदर भर जाता है, इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर से चीज़ अंदर आ जाएगी। सिंपल। इसको देखते हैं, ये क्या है, हाँ, हवा भरने वाला टायर। हमें बात करनी है P एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम की, है ना। देखिए क्या होता है, सेम पंप जो ये सिरिंज में जो काम हो रहा था वो यहाँ पर होता है। जैसे ही हम पंप करते हैं, तो जैसे ही हम उसको पंप करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। जैसे ही हम पंप करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये टायर के अंदर गैस जो भी है उसको जाने देगा। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ के इधर जाएगा और टायर में हवा अपने आप भर जाएगी। और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिरिंज को खींच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखिए, ये जो भी होते हैं स्प्रेज वगैरह, है ना, जो भी स्प्रे होता है उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। तो जब हम स्प्रे, हाँ, यहाँ पे भी P एंड V का कंसेप्ट आएगा, बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट आएगा। जो भी हमारे जैसे जो भी बॉटल है, बॉटल में वो स्प्रे वाले बॉटल्स आते हैं जिससे हम क्लीन करते हैं घर वर, या सबसे इजी एग्जांपल है जब हम बार्बर की शॉप में जाते हैं, नाई जो बाल काटता है वो स्प्रे करता है ना किसी चीज़ से। तो उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए ये वो स्प्रे है, तो जैसे ही ये ऐसे कुछ इसका मैकेनिज्म है, जैसे ही वो स्प्रे करता है तो हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। अंदर जो भी जितना भी वॉल्यूम है उसको हम प्रेस करके क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जब हम कम करेंगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ेगा, प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो प्रेशर अंदर बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। अंदर जो भी चीज़ है तो लिक्विड होगा तो वो क्या होगा, स्प्रे के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा रहा है। ये वाला देखिए, इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है, तो पानी जो होता है
मैं एक जनरल बता रही हूँ, समुद्र है, समुद्र में जो पानी है, हम जितना नीचे जाते हैं, नीचे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम सतह पर आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, तो उस समय प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है। जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो जो भी स्कूबा डाइवर्स के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ये चीज़ बताते हैं कि कभी भी आपको सांस अंदर भर के ऊपर नहीं आना है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में सांस को भरेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, लंग्स का बहुत ज़्यादा हो गया। हमने सांस भरी तो वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब ऑलरेडी आपके लंग्स में वॉल्यूम बढ़ गई क्योंकि आपने सांस इतनी ज़्यादा अंदर खींच ली, तो वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ी हुई है, और ऊपर जब जाओगे तो प्रेशर कम होने की वजह से वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो आपके लंग्स क्या होंगे, और एक्सपैंड होंगे। तो उसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती है जिसकी वजह से आपके लंग्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए स्कूबा डाइवर्स को बोला जाता है कि पूरी तरीके से सांस भर के यू नेवर हैव टू गो अप, आपको कभी भी ऊपर नहीं आना है। बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे। लास्ट ये तो सबने देखा होगा, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जो भी पैकेजेस आते हैं उसमें ऐसा कुछ प्लास्टिक सा रैप होता है, ऐसे छोटे छोटे से ये गोले 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 जिसमें एयर बबल्स या एयर गैप्स होते हैं। तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है इसमें, वो क्यों आती है, तो क्या करते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो दबा के हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। वॉल्यूम जैसे ही कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। अब वो इतनी सी चीज़ है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते अब उसको वो जो प्लास्टिक का कवर है वो फूट जाता है और वो पॉप सा साउंड आ जाता है क्योंकि वो हवा वहाँ से निकल के बाहर चली जाती है। तो ये सिंपल से सारे क्या हैं, बॉयल्स लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। चार्ल्स लॉ पढ़ लेते हैं। चार्ल्स लॉ क्या है? वैसे मैं इसको, क्योंकि जब हम सब कुछ पढ़ लेते तो थोड़े से कंफ्यूज से हो जाते हैं, मैंने इसको जनरली मैं अपने लिए कैसे इसको याद करती हूँ, PVT। PVT तो है ही, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, प्रेशर एंड वॉल्यूम वाला, स्टार्टिंग वाला बॉयल्स लॉ है, ये वाला मेरा चार्ल्स लॉ है। अब देखिए, बॉयल्स लॉ में B आता है, चार्ल्स लॉ में C, तो B पहले आता है, C बाद में आता है। तो पहले PV, ये हो गया बॉयल्स लॉ, और बाद में है VT, तो ये है मेरा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम बात करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर की, V/T की। यहाँ पे हमने बात की थी P = मतलब वो K/V में, उस हिसाब से। तो V/T ये हमको क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। और क्या रिलेशन है, बिल्कुल देखो डायग्राम से ही पता चल रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक हमें एकदम सीधी रेखा मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और क्योंकि P और V ले रहे हैं तो प्रेशर को हमको क्या रखना पड़ेगा, फिक्स। पहले भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं V को इधर, T को अगर मैं सपोज करो इधर ले जाऊं तो हो जाएगा V/T, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया ये कांस्टेंट। अब V/T है तो V/T, V1/T1 = V2/T2 भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होने पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले ये रोटी वाला देख लेते हैं। क्या होता है, जब अपन रोटी बनाते हैं तो एकदम फ्लैट सी होती है, पर जैसे ही तवे पे रखते हो वो फूल जाती है। तो क्यों फूलती है, तो क्या होता है, हमें बात करनी है V/T की। ठीक है, मैंने इसको गैस पे लगाया, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले ये फ्लैट थी, अब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो ये क्या हो गई, फूल गई। और जैसे ही मैं इसको आग से हटा के वापस से किसी डब्बे में किसी में रखूँगी तो ये वापस से बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम भी अपने आप कम हो जाएगा। आप रोटी को हमेशा ऐसे देखते हो क्या, नहीं, जब उसको जैसी प्लेट में रखते हो तो थोड़ी देर बाद में वो क्या हो जाती है, वापस से जैसे जैसे पहले वो थी वैसी हो जाती है। तो ये रोटी के ऊपर चार्ल्स लॉ लगता है। हॉट एयर बलून्स, ये आपने बड़े देखे होंगे टीवी वगैरह में। क्या होता है,
यहाँ पर एक आग कुछ होता है, आग ऐसे जलती रहती है कॉन्स्टेंटली, तो आग जलती रहती है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ये जो बलून है इस बलून के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये हवा की कंपैरिजन में थोड़ी कम डेंस हो जाएगी, इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मेरी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हल्की हो जाएगी हमारे एयर के कंपैरिजन में और आराम से लिफ्ट हो सकती है, ऊपर उठ सकती है, इसीलिए टेम्परेचर दिया जाता है। ये स्प्रे, अब आप बोलोगे कि बॉयल्स लॉ में भी तो स्प्रे किया था, यहाँ पे भी स्प्रे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो स्प्रे की बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स में जो स्प्रे वाले होते हैं बॉटल्स में, मेडिसिन वगैरह में, उसमें ये देखा होगा कि कीप इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी जगह पे रखो, गर्म जगह पे मत रखो, मतलब एकदम हीट के कांटेक्ट में मत रखो। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंटेनर में जो चीज़ है वो फूटने की उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर में कभी भी स्प्रे वगैरह को नहीं रखना, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो जो कंटेनर है हमारा वो फूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टायर्स के लिए क्या यूज़ किया है, जब गर्मियों में देखा होगा अपन टायर में हवा भराते हैं तो हमें इंस्ट्रक्ट दिया जाता है कि ज़्यादा मत हवा भराना, गर्मी का समय है। तो क्या होगा, अगर ज़्यादा मैंने हवा भर दी है ना, वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया और ऑलरेडी गर्मी है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों में तो टेम्परेचर बढ़ता ही है, तो उस टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा टायर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। ये रीज़न है कि गर्मियों में हमें टायर ज़्यादा फुल भरवाने नहीं चाहिए। ये एग्जाम्पल देख लो, ये नॉर्मल है, बलून इनसाइड द रूम, रूम के अंदर बलून मैंने फुलाया है, रूम टेम्परेचर है यहाँ पे एकदम सिंपल सा, बलून आउटसाइड इन द स्नो, बाहर एकदम ठंडा ठंडा मौसम में बाहर मैं इसी सेम बलून को लेके जाऊंगी तो देखो कैसा हो गया, पिचक गया थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, थोड़ा डिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम मतलब वॉल्यूम कम, तो इतना फूला हुआ था अब एकदम सिकुड़ गया क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे डेली रूटीन में हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको कवर करेंगे तो आपको बॉयल्स और चार्ल्स लॉ शायद थोड़े इंटरेस्टिंग लगे। गे-लुसैक्स लॉ बहुत बहुत सिंपल लॉ है, कुछ नहीं है इसमें करने को, ये भी सेम है। इससे पहले जो हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था उसमें पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसमें हम पढ़ते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, PT। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सा इसका फंडा है। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज प्रेशर, इंक्रीजिंग इन प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रेशर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायग्राम में देखिए क्या है, ठंडा ठंडा सा दिखा रहा है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया तो अंदर जो भी चीज़ होगी उसका भी उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस कंटेनर में। सिंपल सा ही लॉ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट लॉ है हमारा आइडियल गैस लॉ। ठीक है, आइडियल गैस लॉ क्या बोलता है, PV इज इक्वल टू nRT, बहुत बार आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, N इज नंबर ऑफ मोल्स, हम कितने मोल्स ले रहे हैं, एंड फाइनली R इज द गैस कांस्टेंट। इसके दो वैल्यूज होते हैं, मेन चीज़ है क्यों है दो वैल्यूज, क्योंकि इसका यहाँ पर जो यूनिट है वो हम क्या ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देखो केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल, ये तो दोनों में सेम है। जब हम लीटर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 0.08 बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पूरा वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है 0.08। और जब हम जूल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 8.31 की वैल्यू। तो क्वेश्चन में कभी कभार मतलब आपको ऑप्शंस पुट कर सकते हैं ना कि गैस लॉ कांस्टेंट क्या है, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। अब आपने सिर्फ यही याद कर रखा है, ये वाला नहीं कर रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब हमारी यूनिट्स चेंज होती है ना तो हमारा नंबर भी चेंज हो जाता है। ये था आइडियल गैस लॉ। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने सारे जितने भी गैस के लॉज हैं उन सबको एक ही इक्वेशन में पुट करने की कोशिश की है। देखिए PV, ये ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, P और V, ये है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने बात की थी, P और V की बात की थी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा।
फिर देखिए ये येलो कलर में जो दिख रहा है V/N, ये है एवोगैड्रो लॉ। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर देखिए ब्लू कलर में जो दिख रहा है V और T, V/T ये होता है हमारा चार्ल्स लॉ। VT हमने ये पढ़ा था ना, PVT। VT क्या है, चार्ल्स लॉ। PV क्या है, बॉयल्स लॉ। ये और लास्ट है गे लुसाक्स लॉ, ये ग्रीन में जो कर रखा है, जो जस्ट अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, PT, P और T। जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सारी इक्वेशंस एक साथ यहाँ पे दिखाई। ये पूरा का पूरा क्या है, गैस लॉ है। ये मैंने आपके लिए तैयार किया है टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली क्या है, जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं गैस के, वो सारे इसमें कवर होते हैं। बॉयल्स लॉ विद फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, चार्ल्स लॉ V/T, गे लुसाक्स लॉ PT, कंबाइंड लॉ ये पूरा अगर हम उसको कंबाइन करेंगे वो, और लास्ट में आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। नीचे सबका वो भी दे रखा है कि वॉल्यूम, प्रेशर, आइडियल गैस कांस्टेंट सब कुछ दे रखा है। तो ये टेबल से आप क्विक रिवीजन करने में आपको हेल्प कर सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हमारी लास्ट स्लाइड है, छोटे मोटी सी चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ। रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस। दो तरीके की गैसेस होती हैं, एक होती है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस। अब क्योंकि हमने सारे गैस के लॉ पढ़ लिए, तो जो आइडियल गैस होती है, आदर्श गैस, ये सारे लॉ को फॉलो करती है सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे। लेकिन जो रियल गैस होती है, जो वास्तविक गैस है, रियल में जो गैस है, वो सारे लॉ को फॉलो नहीं करती, वो डेविएट कर जाती है, मतलब चेंज कर जाती है। कब चेंज करती है, जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, तब वो आइडियल गैस से मैच नहीं करेगी। ये आपको कंडीशन याद रखनी ज़रूरी है। रियल गैस डू नॉट ओबे गैस लॉ। रियल गैस जो होती है, वास्तविक गैस, वो सारे गैस लॉज को ओबे, मतलब उसका पालन नहीं करती है। रियल गैस इक्वेशन इज, हाँ आइडियल गैस का तो हमने पढ़ा, PV इज इक्वल टू nRT। P है, देखिए P है, V है, RT है, ठीक है, यहाँ पे N भी आप पुट कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है A/V² और प्लस A/V² एंड वॉल्यूम के साथ आ रहा है -B। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स अपन डालते हैं जिससे हम आइडियल गैस इक्वेशन को चेंज करके रियल गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आइडियल गैस तो ये है, रियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आपको ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो भी आप केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जिसमें लेफ्ट साइड में होता है रिएक्टेंट, राइट साइड में होता है प्रोडक्ट, तो ये किस लॉ के ऊपर आधारित होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एक है तो राइट में भी हाइड्रोजन एक ही होना चाहिए। लास्ट है डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। प्रूव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। इसमें क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स हैं लेकिन वो दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो किसका, वो क्या होता है, वो मल्टी प्रोपोर्शन वाला लॉ होता है। इसके साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का लेक्चर आपको फ्रूटफुल होगा, आपको सब समझ में आया हुआ होगा। तो आप खूब पढ़ाई कीजिए, इसको एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज भी कीजिए। मैंने काफ़ी सारे टेबल्स और डायग्राम्स भी यूज़ किए हैं, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।